दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रामगढ़ विषधारी बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान सरकार ने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया है और ये रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा के बाद राजस्थान का चौथा बाघ रिजर्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसानी चक्रवात कहाँ उत्पन्न हुआ है? आपको बताना है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, आसानी चक्रवात जो है ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, आसानी चक्रवात बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में विकसित हुआ है और इस चक्रवात को ये नाम श्रीलंका ने दिया है। सिंहली भाषा में आसानी का अर्थ क्रोध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? देखिए, तालाब, खेत, वन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा खेत। आप जान लीजिए दोस्तों, वन, तालाब और झील प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बागीचा और खेत ये मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? देखिए, हरित गृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत या संकटग्रस्त प्रजाति। तो सही उत्तर है ओजोन परत। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है और ये वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के प्रयोग को कम करना या फिर हटाना है। और इस प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जान लीजिए, 1 जनवरी 1989, याद रखिएगा दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ है और ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिसका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे क्या हैं? देखिए, वायु, मृदा और जल का रेडियोधर्मी दूषण, वन आरोपण तथा पेड़ पौधों और जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त सभी। और आप जान लीजिए कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया जाता है उस समय रेडियोधर्मी किरण और रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है और रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधों और जंतु समूह सभी को क्षति पहुंचती है। और दोस्तों, जब नाभिकीय शक्ति परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं तो उसमें वायु, मृदा और जल का रेडियोधर्मी दूषण, वन अपरोपण और पेड़ पौधों और जंतु समूह की क्षति और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किगाली समझौता। दोस्तों देखिए, किगाली समझौता किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, सौर विकिरण या ग्रीन हाउस गैसों में कमी से। तो सही उत्तर हो जाएगा किगाली समझौता ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने से संबंधित है। किगाली समझौता दोस्तों ये कब हुआ था? तो रवांडा का किगाली शहर जो है वहाँ पे ये एक समझौता हुआ था और अक्टूबर 2016 में ये समझौता हुआ है और इस समझौते के द्वारा सन 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, किगाली समझौता ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने से संबंधित है और 2016 में ये समझौता किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जिसको NRCAF कहा जाता है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF की स्थापना जो है कब और कहाँ की गई है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, झांसी में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये 1988 में ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में इसकी स्थापना हुई है और झांसी में ये स्थित है। झांसी स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसको संदर्भित है, आपको बताना है। देखिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतिहास से संबंधित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसको संदर्भित है। देखिए, संकर्षण और वासुदेव से, संकर्षण और प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न और वासुदेव से, या फिर केवल वासुदेव से। तो सही उत्तर है केवल वासुदेव से। दोस्तों, भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि भागवत धर्म ग्रहण करके इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस उत्कोर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस यानी देवताओं का देवता कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, आपको बताना है। रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या फिर विट्ठल भाई पटेल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये प्रथम भारतीय थे जो कि 1892 सन याद रखिएगा, 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। और अपने लंदन प्रवास 1855 से 1869 के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित की थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, 1927, 1928, 1929 या 1931 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1928 में। और साइमन कमीशन आप जान लीजिए दोस्तों, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। और इस आयोग को ये देखना था कि ये अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए 2 वर्ष पूर्व ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। और ये जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये गठन किया गया था आयोग का। इसमें कुल 7 सदस्य थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे और कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। इसलिए भारतीयों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। हालांकि इस कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लू मून परिघटना क्या होती है, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हों, और जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नासा के अनुसार दोस्तों, ब्लू मून परिघटना तब होती है जब किसी एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती हैं। अगला प्रश्न सुमेलन करने से संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसमें झील और उनकी अवस्थिति का जो है मिलान करना है और पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आप देखिए, लोनार झील मध्य प्रदेश ये दिया है। इसमें लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि MH में है, यानी महाराष्ट्र में है। नक्की झील कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है, न कि गुजरात में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, तो सही उत्तर है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट जो है वो दिया है, पुलिकट झील आपका केरल तो नहीं, पुलिकट झील आप जान लीजिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर।
प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित झीलें हैं। अन्य झीलें सही सुमेलित नहीं हैं क्योंकि लोनार झील ये महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों राज व्यवस्था से है। आप देख सकते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। अनुच्छेद 15, 17, 21 या फिर 22 आपको बताना है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 22। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध या उसको बंदी नहीं बनाए रखा जाएगा। उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। देखिए भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या फिर वित्त सचिव। तो सही उत्तर है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव जिसको कहते हैं ये होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा केंद्र सेवा में जो उच्चतम सिविल सेवा अधिकारी होता है ये मंत्रिमंडल सचिव, इसको कैबिनेट सचिव कहा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शन देखिए 315, 316, 317 या 318। तो सही उत्तर है आर्टिकल 317 यानी 317। और आप जान लीजिए अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन देखिए कोयला, उर्वरक, विद्युत या और रसायन। तो सही उत्तर है भारत में पहले तो आप जान लीजिए 8 कोर सेक्टर कौन है। इसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत है। तो रसायन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों भारत में 8 कोर सेक्टर्स हैं, इसमें से रसायन यानी केमिकल को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कोयला, उर्वरक, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इसके अलावा इस्पात और सीमेंट तथा विद्युत को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने और मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। ऑप्शन देखिए समायोत्तर विधि, प्रायोगिक विधि, केस स्टडी विधि या ऐतिहासिक विधि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रायोगिक विधि। आप जान लीजिए दोस्तों प्रायोगिक विधि जो होती है इसमें स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने और मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है और यहाँ प्रमुख चरों पर नियंत्रित तरीके से प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ये नियंत्रण अत्यंत कठोर होता है और स्वतंत्र चर के जो प्रयोग की पूर्ण स्वतंत्रता शोधकर्ता को होती है। तो याद रखिएगा वह कौन सी शोध विधि है जिसमें स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने और मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। तो ये प्रायोगिक विधि है। अगला प्रश्न है इंद्रियानुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, अंतःप्रज्ञात्मक विधि या वैज्ञानिक विधि। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों इंपीरिकल या इंद्रियानुभव शोध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। साइंटिफिक मेथड दोस्तों ये इंद्रियानुभव शोध में प्रयोग किया जाता है और इंपीरिकल रिसर्च ऐसी अनुसंधान विधि है जो इंद्रिय अनुभवों के माध्यम से प्राप्त साक्ष्यों का क्रमबद्ध परीक्षण करती है
इसके लिए ये वैज्ञानिक तरीके से डेटा को इकट्ठा करती है और साक्ष्य को तर्कों की कसौटी पर परखती है। तो सही उत्तर वैज्ञानिक विधि दोस्तों, इंद्रियानुभव शोध में वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? विदेशी आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े या फिर तृतीयक आंकड़े? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आंकड़े जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्र किए जाते हैं इन्हें प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। प्राथमिक आंकड़े या मूल या मौलिक आंकड़े वो होते हैं जिन्हें जांच पड़ताल की प्रक्रिया में एकत्र किया जाता है। जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे एक फुल फॉर्म पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, आईसीटी का तात्पर्य क्या है? तो आईसीटी क्या है? ये कंप्यूटर विज्ञान से, संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आईसीटी आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये आईसीटी का फुल फॉर्म है और इसमें आप जान लीजिए कि आईसीटी का तात्पर्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से है। आईसीटी में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ दूरभाष संचार, प्रसारण, मीडिया और सभी प्रकार की ऑडियो और वीडियो प्रोसेसिंग और प्रेषण शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, CAD का क्या तात्पर्य है? ये भी कंप्यूटर से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया है CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो आप जान लीजिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देखिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का फुल फॉर्म होता है और दोस्तों इसके द्वारा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग से डिजाइन और डॉक्यूमेंटेशन का कार्य संपादित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डेटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरे पर वही डेटा पाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डेटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी पर वही डेटा पाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, रेड, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। तो सही उत्तर है रेड। रेड ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। रेड रेड्यूंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क ये स्टोरेज डिवाइस है जिसमें एक लॉजिकल यूनिट में कई डिस्क ड्राइव होती हैं, जिसमें एक ही डाटा अनेक डिस्कों में स्टोर होता है और एक डिस्क के डैमेज हो जाने पर दूसरी डिस्क से उस डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है आपको बताना है। 2 टू द पावर 20 मेगाबाइट, 2 द पावर 20 किलोबाइट, 2 द पावर 20 गीगाबाइट या 2 द पावर 20 बाइट। तो 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है आपको बताना है। तो उत्तर है 2 द पावर 20 मेगाबाइट के। आप जान लीजिए दोस्तों, 1 टेराबाइट दोस्तों कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 10,48,576 मेगाबाइट। देखिए, 10,48,576 मेगाबाइट के बराबर होता है 1 टेराबाइट और इसका बाइनरी मूल्य जो है कहलाता है, इसका द्विआधारी मूल्य 2 द पावर 20 मेगाबाइट होता है, यानी 1 TB इज इक्वल टू 2 द पावर 20 MB। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद का चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है। जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है वो क्या होता है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है उसमें सामान्यतः क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, एक जो हमारा ईमेल एड्रेस होता है इसमें सामान्यतः एक यूजर आईडी, उसके बाद @ साइन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ईमेल पता में एक यूजर आईडी, उसके बाद @ साइन और उसके बाद ईमेल सर्वर यानी जीमेल, रेडिफ मेल का नाम होता है।
अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने योग आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन देखिए, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून 2022 को मनाया गया है, उस दिवस के अवसर पर योग आयोग के गठन का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया? मैसूर, लेह, वाराणसी या मोहाली में? तो सही उत्तर है मैसूर, कर्नाटक में। आप जान लीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर, कर्नाटक में 21 जून 2022 को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया है। इसका विषय था मानवता के लिए योग। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का 11वां महानिदेशक किसे चुना गया है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, इसमें गिलबर्ट एफ हाउंगबो को। देखिए, मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट एफ हाउंगबो को चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMGY को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या उपलब्ध कराना है? देखिए, मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, केवल ग्रामीण सड़कें, केवल पीने का पानी या कृषि आधारित औद्योगिक विकास? तो सही उत्तर है मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं जो हैं उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है। दोस्तों, आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करना है। इसमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सड़क आदि को निर्धारित समयावधि में पूरा करना है। अगला प्रश्न है, कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? देखिए, स्मरण स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर या स्वायत्त विकास स्तर? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विमर्शी स्तर, ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जो है विमर्शी स्तर हो जाएगा ऐसा कक्षा का मुक्त वातावरण जिसमें अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आप जान लीजिए, कक्षा का जो ओपन एनवायरनमेंट होता है, मुक्त वातावरण, ये छात्रों में चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे बाद में छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है? देखिए, मौलिक शोध, मूल्यांकन शोध, कार्यात्मक शोध या अनुप्रयुक्त शोध? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रयुक्त शोध। अप्लाइड रिसर्च इसको कहा जाता है दोस्तों। सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित रहने के साथ अनुप्रयुक्त शोध मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है और शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का अनुसंधान प्रायः व्यवहारिक समस्याओं के वर्तमान कालिक समाधान से जुड़ा रहता है और ऐसे शोध अध्ययन विशिष्ट क्षेत्र में आधारित और व्यवहारिक धरातल पर संपादित किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये था असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।